विद्यार्थियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में हिंदी लिटरेचर की बेहतरीन तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह पुस्तक वर्तमान परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ सीधे राम स्वरूप चतुर्वेदी के मत को भी परीक्षा में पूछा जाता। इस पुस्तक से मुख्य पंक्तियां भी अब पूछी जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के आप नेट परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप इस तथ्य से स्वयं ही इस तथ्य को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार हैं, प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दी है, इसी पुस्तक से के नाम से प्लेलिस्ट सेट कर दी है। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इस पुस्तक में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय और आधुनिक काल को बहुत ही विस्तृत और रोचक तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन तीनों कालों को संक्षिप्त रखने का एक कारण यह भी रह सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों कालों के प्रत्येक कवि और रचना पर काफ़ी विस्तृत ब्यौरा और साक्ष्य अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं साक्ष्यों, उन्हीं उदाहरणों को लेकर यहाँ भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने तीनों कालों को लिखा है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश उन तीनों कालों में नहीं है। हाँ, आधुनिक काल पर रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद और लगभग उनका जीवन काल कम ही रहा, तो आधुनिक काल का विस्तृत क्षेत्र है जहाँ आधुनिक इतिहासकार या आलोचक या जो भी नए विद्वान हैं वो उस पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पुस्तक को यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुक्ल की पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पहली बार हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास हमारे दोनों चैनल हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला, दो चैनल हैं अपने। बुकशाला किताबों की लाइब्रेरी के लिए चैनल है, तो वहाँ आपको हिंदी लिटरेचर की सभी फेमस रचनाएं मिल जाएंगी। तो वहाँ पर भी मैंने हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास करवा दिया है, वो ज़रूर आप कर लें यदि पहली बार तैयारी कर रहे हैं। फिर शुक्ल को पढ़ लें और फिर इस पुस्तक को, तीनों एक साथ भी आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं। रीतिकाल में कल कवि के रूप में केशव दास को हमने देख लिया था। आज के हमारे कवि रहेंगे बिहारी। बिहारी के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिख रहे हैं सॉरी। बिहारी में रीतिकालीन भंगिमाएं बहुत अच्छी तरीके से देखी जा सकती हैं। शब्दों की तराश पर विशेष बल है, जिसे दो रूपों में कवि ने बनाया है। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके पेय की जगह जगह पेय रूप दृष्टव्य, जो केंद्रीय ब्रज भाषा की ओंकारात् प्रकृति के अनुकूल है। तो ब्रज भाषा की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? ओंकार प्रधान है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रारंभ की पंक्तियों को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है ना कि बिहारी में रीतिकालीन भंगिमाएं अच्छी तरीके से देखी जा सकती हैं और शब्दों की तराश पर बल है। ये किसकी कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे देखते हैं। और कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगाकर सतरोहों, सवा दिलू जैसे विशेषण। बिहारी ने शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जा सकता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा किसने माना है? क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण यह है कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा आगरा की ओ रूप प्रधान केंद्रीय ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा और संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि बिहारी के श्रृंगार वर्णन में ब्रज क्षेत्र की तत्कालीन संस्कृति का केंद्रीय रूप प्रतिफलित हो। बिहारी की नायिका शास्त्रीय ग्रंथों से बाहर अपनी सज्जा, बोली, बानी, चेष्टाओं में ठेठ ब्रज की युवती है। राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगार की जीवंत परंपरा बिहारी के माथुर चतुर्वेदी संस्कार के साथ बड़े सहज भाव से मिल गई है।
जिसके फलस्वरूप उनके काव्य में एक और काव्य शास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है और दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद और रसमय जीवन पद्धति है। तो आपका एक प्रश्न यह भी बनता है कि बिहारी के काव्य में एक और बिहारी के काव्य में, तो ये माथुर चतुर्वेदी जी वाला देख लीजिए, बिहारी के काव्य में एक और काव्य शास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है, दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद और रसमय जीवन पद्धति है। स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन, प्रेम के विविध रूप और साथ ही उपपति तथा जारज संतानों के संकेतों से युक्त बिहारी का संसार उनकी भाषा में पूरी तरह से रच गया है। ब्रज की लंबी साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी की रचना उनकी अपनी ही उक्ति का स्मरण कराती है। कौन सी उक्ति का? अनियारे दिरग द्रिगनु कितना तरुणी समान, वह चितवन और कछु जिह बस होत सुजान। वो तो चितवन ही कुछ और है जिसके बस में सुजान हो जाते हैं ना, जिसके बच में तो अच्छे अच्छे विद्वान भी हो जाते हैं। कविता की भाषा में कैसे भी अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से संज्ञा शब्दों का महत्व एक अन्य तरह के शब्द माध्यमों से भी अभिव्यक्ति की बहुत सी भंगिमाएं संभव होती हैं। एक सेकंड आप रुकिएगा, थोड़ा सा सेट कर लें इसको सही से, पुस्तक बहुत हिल रही है। हाँ जी, कविता की भाषा में कैसे भी अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से संज्ञा शब्दों का महत्व निर्विवाद है, पर अन्य तरह के शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की बहुत सी भंगिमाएं संभव होती हैं। छोटे और निर्विकार से दिखने वाले अव्यय शब्द पूरे के पूरे वाक्य में अर्थ को कैसे विकसित करते हैं, यह बिहारी की काव्य भाषा में देखा जा सकता है। यहाँ उर्दू शायरी का भाषिक विधान स्मरण आता है, जहाँ ही, भी या गोया जैसे छोटे शब्द समूचे अर्थ में गुणात्मक अंतर उपस्थित कर देते हैं। हिंदी कविता में रीतियुगीन काव्य से इन अकिंचन अव्यय शब्दों की सृजनात्मक पहचान बढ़ी है। आधुनिक खड़ी बोली कविता के आरंभिक युग में पुनः अव्ययों को अंत्यज की तरह मानकर उन्हें बेगार में डाल दिया गया। तो ये अव्यय जो छोटे छोटे शब्द है ना, इनका बहुत महत्व है ब्रज भाषा में, और बिहारी ने इनका खूबसूरत उपयोग अपने काव्य में किया है, लेकिन खड़ी बोली में इन अव्ययों को नकार दिया गया एक तरीके से। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता अव्यय के अपव्यय का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर खड़ी बोली काव्य भाषा के स्तर पर मैथिली शरण गुप्त के बाद से लेकर नई कविता तक क्रमशः अव्ययों के उत्तरोत्तर सार्थक प्रयोग का इतिहास कही जा सकती है। बिहारी में अव्यय ब्रज की समीकरण प्रिय प्रकृति के कारण बहुत बार संज्ञा शब्द रूप से संश्लिष्ट रहते हैं, और में ए ही, छैया हो में औ भी, न केवल इन शब्द रूपों को वरन पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को रूपांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से ई और ऊ का प्रयोग है, कुछ उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाएंगे। और ए ही को देखिए आप, और ही का छूगा ना, और ही बात है, जैसे अपने ब्रज में ना कहें कि अरे भगवान तो सब हैं, लेकिन कृष्ण की चितवन में कछु और ही बात है, मतलब कुछ अलग बात है ना। तो इसको देखते हैं। राति रमी रति देति करी और प्रभा प्रभात, वह चितवन और कछु जिमि बस होत सुजान। और भी को देखिए, देख दोपहरी जेठ की छैया चाहती छाए, छहा भी चाह चाहती है, और अवकर्त भी छाहों यानी छहा दोपहर जेठ की दोपहरी को देखकर छाया भी छाया चाहती है। बाको अति अनखाहट मुस्कुराहट बिनु नाही। भी को देखिए, ऊ से भी भी को प्रकट किया है। लपट भुजावत विरह की कपट भरे हु आय। और ई के देखिए, इन दुखिया अखियन को सुख सिरजियों ही नाही। ही हु और भी अन्य सामान्य अव्यय रूपों की तुलना में उनके ये ध्वन्यात्मक रूपांतरण ई, ए, औ, उ, ई प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होकर अर्थ को और सघन बनाते हैं। इन दुखिया अखियन का सुख सृजियो नाही में मानो विरहणी की सारी वेदना और विवशता अव्यय प्रत्यय ई में संकेंद्रित हो गई है। कि दुखिया अखियों के लिए
कोई सुख भगवान ने बनाया ही नहीं है। दूसरी तरह का उदाहरण वह प्रसिद्ध होता है, नित्य प्रति पुण्य रहे आनंद ओप उजास, जहां भी अतिशयोक्ति का स्रोत ई अव्यय है। परवर्ती उर्दू शायरी अपनी भाषिक चुस्ती के लिए विख्यात है। अव्ययों के सार्थक प्रयोग की दृष्टि से गालिब की कुछ पंक्तियां उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं। रीति काव्य और उर्दू शायरी की तुलना का यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे? जिंदगी यों भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा रहा गुजर याद आया। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि प्रतिदिन, अब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये पुस्तक है, तो इसमें से प्रतिदिन हम एक कवि को करेंगे। देखिए, आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो वीडियो मान लीजिए, जैसे जल्दी पुस्तक करवाने की बहुत से विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन 30-30, 40-40 मिनट के मैं वीडियो बना दूं तो वो भी आप बोर हो जाओगे एक तरीके से, और आपको शुक्ल को भी समय देना है। और भले ही जैसे अब जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें आपकी टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़नी है, जो भी नाटक निबंध, जैसे आप आगामी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जो भी आपके नाटक निबंध कविताएं कहानियां अन्य गद्य विधाओं में जीवनी उपन्यास आत्मकथा लगी हुई हैं, उनको पूरा तो आप पढ़ना ही है। ये तो मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ। और बहुत समय पहले आपके बदलते पैटर्न को समझते हुए अलग चैनल इसी का दूसरा भाग कर दिया, हिंदी बुकशाला। बुकशाला नाम से ही स्पष्ट है, लाइब्रेरी के रूप में वो चैनल है, सभी किताबें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो ज़रूर चेक करें, हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट चेक करें। गोदान आप सभी के सिलेबस में है। आपका बंटी 2 उपन्यास हैं यहाँ। इसके अलावा इस चैनल पे बहुत सारे नाटक कहानियाँ निबंध मिल जाएंगे, और गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वन लाइनर के रूप में है। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस सेट्स के लिए यूथ पब्लिक कंपटीशन की भी अन्य भी टेस्ट पेपर हैं, अन्य भी पुराने पेपर हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही बुकशाला चैनल को आप साथ की साथ चेक करते रहें, तो जितने भी आपकी रचनाएं उस पर उपलब्ध हैं। जो भी किताबें सिलेबस में हो और उपलब्ध नहीं हो दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो उपलब्ध करवा दूंगी। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अभी तक भी दोनों चैनल्स को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि हिंदी को विषय के रूप में आपने चुना है, तो कृपया करके अपनी परीक्षाओं तक दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन के साथ ऑल ऑप्शन को ज़रूर दबाएं, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कभी कभी वीडियो प्रतिदिन नहीं आ पाते, जैसे अभी गणेश चतुर्थी थी तो उस अवसर पर नहीं आ पाते, तो प्लेलिस्ट में, क्योंकि आप नए हैं चैनल काफ़ी पहले से, तो प्लेलिस्ट में इतनी विषय सामग्री उपलब्ध है, यदि वो भी आप कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, निश्चित ही हो जाएंगे, यदि आप उसको तरीके से पढ़ पाएँ तो। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के प्रधान शब्दों को इन उपसर्ग प्रत्यय अव्ययों की सहायता से परिमार्जित संशोधित करना, इस रूप में कि ये उपसर्ग प्रत्यय अव्यय अपना गुणात्मक महत्व विकसित कर लें, आलोचना के मुहावरे में तराश कहलाएगा, जो हिंदी क्षेत्र की उत्तर मध्यकालीन काव्य भाषा को एक खास भंगिमा देता है। रीतिकाल में ब्रजभाषा की तराश के लिए बिहारी ठीक ही विख्यात हैं। बिहारी का विवेचन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक रूप में दोहा जैसे छोटे छंद को चुना। ये तो हमने शुक्ल में भी पढ़ा है ना, जो फिर उर्दू कविता के शेर से तुलनीय है। गजल का संपूर्ण विधान स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए इन शेरों से बनता है, जो कथा वस्तु के स्तर पर एक दूसरे से संबद्ध होते हुए भी अपनी भाषिक संरचना में अलग हैं। मध्यकाल में दोहे और शेर का मुक्तक रूप दरबारी परंपरा के काव्य से जुड़ा हुआ है। जिस भाषिक तराश का भी उल्लेख किया गया है, उसकी रचनात्मक आवश्यकता बहुत कुछ मुक्तक शैली के इन छोटे छंदों के चुनाव से भी संबद्ध है। उपसर्ग प्रत्यय तथा अव्यय जैसे छोटे शब्द या शब्दांशों का महत्व इस संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कवियों को छोटे से छोटे शब्द का सही और पूरा सार्थक उपयोग कर लेना था। वे सिर्फ चरण पूर्ति के लिए इन अव्ययों का अपव्यय नहीं कर सकते थे। दोहा तो रीतिकाल के ही कवित्व और सवैये की तुलना में बहुत छोटा छंद है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी और देव के बीच श्रेष्ठतर रचनाकार कौन है, इस पुराने विवाद में पड़े बिना भी यह जरूर कहा जा सकता है कि रीतिकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ
प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, देव बड़े के बिहारी इस विवाद पर 4 लेखकों ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, कई बार मैंने आपको करवाई हैं, शुक्ल में भी, बुक में भी बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है, तो अब इस विवाद में न पड़ते हुए इन्होंने अपनी बात को ये कह के ख़त्म कर दिया कि रीतिकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। तो परीक्षा उपयोगी पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। अब भूषण कवि का टॉपिक आ रहा है, इसे पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।